हम लोग का कहाँ तक था बेटा पिछला टॉपिक? बोलो बच्चों, बेसिसिटी। बेसिसिटी में मैंने बताया था कि कल और बताऊंगा, मैं ऑर्गेनिक की बेसिसिटी बताऊंगा ना। तो चलिए देखते हैं जल्दी से, फटाफट देखिए और काम को खत्म कीजिए। आइए, बेसिसिटी देखिए इधर, इन ऑर्गेनिक एसिड, प्लीज सी एवरीबॉडी, ऑर्गेनिक एसिड में बेसिसिटी आप कैसे निकालोगे बेटा, जरा जल्दी जानो, छोटी छोटी बातें हैं जानो। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर बेसिसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ COH ग्रुप प्लस, प्लीज सी, मोबाइल ऑफ कर दीजिए आप लोग, नंबर ऑफ COH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। किस पर बेटा? बेंजीन रिंग के ऊपर, राइट? नहीं आसान, बेंजीन रिंग के ऊपर। अब आ जाओ, ये हो गया हमारा। अब अगर इम्तिहान में क्वेश्चन आ जाए, अच्छा बेंजीन रिंग के अलावा अगर OH ग्रुप कहीं पर है तो उसको काउंट नहीं करना है, लेकिन COH ग्रुप किसी के साथ है तो उसे काउंट करना है। नहीं आसान क्या? जैसे यहां बताइए, मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, यहाँ OH लिखा है और यहीं पे COH भी लिखा है। यहाँ देखिए आप लोग, ये बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ COH भी है और यहाँ OH भी है और यहाँ OH भी है। यहाँ आ जाइए, यहाँ COH भी है और यहाँ OH भी है। यहाँ आ जाइए, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं जो आपको याद रखना है। ये OH है। चलिए बताइए यहाँ पे बेसिसिटी कितनी होगी? यहाँ बेसिसिटी 1 होगी, क्योंकि OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ नहीं है, तो सिर्फ इसका H+ निकलेगा। बोलो ना, यहाँ पर सिर्फ इसका निकलेगा, तो यहाँ भी बेसिसिटी कितनी है? ये और ये क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। ये बेटा कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा। बोलो ना, यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। नहीं ऐसा, और अगर 3 हो गई, और यहाँ पे अगर हम लिख दें ऐसे, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे OH लिख दे और यहाँ पे COH लिख दे और फिर यहाँ पे OH लिख दे, तो बेसिसिटी कितनी होगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो एक तो ये तरीका है बेटा। दूसरी चीज आप ध्यान से देखिए जरा सा, इक्विवेलेंट वेट निकालने का नेक्स्ट तरीका जो था वो कैसे था? एसिड के केस में आपके पास कुछ ऑक्सो एसिड्स दिए जाएंगे एग्जाम में। ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड किसको कहते हैं सर? जब हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो और उसके साथ कोई नॉन मेटल जुड़ा हो। नॉन मेटल के अंदर कार्बन भी आता है, सल्फर भी आता है, बोलिए, फास्फोरस भी आता है, क्लोरीन भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा और आयोडीन भी आएगा। समझोगे बात? तो इसका हम क्या बोलेंगे? ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये ऑक्सो एसिड्स है हमारे। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो ऑक्सो एसिड्स की अगर आप बात करते हो, ध्यान देना, यहाँ ध्यान देते चलो, आप अच्छे से बात करो। तो HO-NM है, तो यहाँ पे ये ऑक्सो एसिड H+ आराम से रिलीज करेगा। इसमें से किसी के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो अगर, तो ये हमारा H+ हो जाएगा। जैसे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस मेनली पूछा जाता है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे H2PO2। क्या लिखा मैंने? बोलो। उसके बाद मैं लिखूंगा H2PH3PO2। उसके बाद मैं लिखूंगा H3PO3 और उसके बाद मैं लिखूंगा H3PO4। ये देखिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। इनका स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले फास्फोरस के ऊपर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। एक ऑक्सीजन को किससे जोड़िए? तो यहाँ देखिए ये फास्फोरस आ गया, इसको आप डबल बॉन्ड से जोड़ दें। जोड़ दिया मैंने। अब इसके साथ बचा हुआ जो ऑक्सीजन है और बचा हुआ जो हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ा तो एक ऑक्सीजन बच गया, उस एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़े। बोलिए, अब जो हाइड्रोजन जो दूसरा बच गया वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ बेसिसिटी कितनी हुई बेटा? कितनी हो गई? यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया, बोलिए, बोलो। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया किससे? H से। अब आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये कंसेप्ट में आ रहा नहीं आया समझ में? यहाँ लिखो वैसे, फास्फोरस है, डबल बॉन्ड है, बोलो। अब तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यार 2 ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया, एक ऑक्सीजन को फिर ऐसे लिख दिया, एक हाइड्रोजन बच गया हमारा। बोलो, कुछ
पल्ले पड़ा क्या? आ रहा है? अब यहाँ पे फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड रखेंगे, 3 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन है, लिख लो O और H, O और H, O और H। क्या होगा बताइए? यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है और ये प्लस है और ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को? बोलो ना। तो हाइड्रोजन नहीं देखना है, जिसको स्ट्रक्चर मालूम होगा वही आंसर देगा। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी H देने की 1 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। ये याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बहुत जगह काम आएगा, ये नोट कर लीजिए फिर आगे बता रहा हूं। तो बेसिसिटी ऐसे निकालते हैं, बोलो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मिनिमम +3 है, -3 है और मैक्सिमम +5 है, सो इट कैन शो कर सकता है। ऑक्टेट पूरा है ना, खत्म बात। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मतलब? ये OH ग्रुप ऑन बेंजीन, OH ग्रुप ऑन बेंजीन। जल्दी जल्दी कर लो, खत्म किया जाए इसको। ये कौन बना के दिया है? पढ़ा लिखा आदमी तो लग नहीं रहा है, तो ठीक आदमी बना के दिया। डन। अच्छा लिखा है कोर्स ड्यूरेशन JEE, नीट कहाँ गया? अच्छा नीट का अलग होगा। डन। हो गया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिख लो। चलो इक्विवेलेंट वेट यहाँ कितना हो जाएगा? m/1। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? m/2। यहाँ कितना हो जाएगा? m/3 से पहले m/1, ठीक है ना? ये कर लेना, बस खत्म बात। अब सुनो एक छोटी सी बात, यहाँ बताना आप लोग H2SO4 में क्या होगा? इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें भी बेसिसिटी कितनी है बताओ जल्दी से? 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? m/2 बोलो। यस सर। सही है ना भाई? नहीं है? हाँ, तो ये याद रखना पड़ेगा। H2SO3 में S डबल बॉन्ड
OH OH तो कितना आ जाएगा प्लस प्लस, ठीक है ना। बेसिसिटी कितनी होगी 2, यहाँ लोन पे आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, ध्यान से देखिए मेरे हाथ की तरफ, यहाँ मैंने लिखा है H3PO4, अब रिएक्शन करा रहा हूँ, रिएक्शन का फॉर्म में दे रहा हूँ, और यहाँ मैंने लिखा है 1 मोल NaOH बेस है, यहाँ लिख रहा हूँ 2 मोल NaOH, गौर से देखिएगा, और यहाँ लिख रहा हूँ 3 मोल NaOH, इसमें 3 OH माइनस निकलेगा, बोलो, इसमें 2 मोल निकलेगा OH माइनस, इसमें 1 मोल निकलेगा, बोलो। लेकिन इसके पास अवेलेबल H प्लस मैक्सिमम कितने हैं, 3 है, तो जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 1 ही निकलेगा ना बेटा, तो ये बनाएगा Na2PO4, क्लियर है, ये बनाएगा Na2HPO4, समझ में आया कुछ, और ये बनाएगा Na3PO4। आपसे छोटा सा सवाल है, ये जब इससे रिएक्ट कर रहा था तो इसके अंदर से इस बेस ने कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, 1 या 3? 1। इसलिए अगर रिएक्शन के फॉर्म में दिया हो और तब इक्विवेलेंट वेट अगर पूछे तो वहां आपको देखना है कि हाइड्रोजन कितना रिप्लेस हो रहा है, नहीं है समझ में आया। तो ये हाइड्रोजन कितना रिप्लेस कर रहा है, 1 कर रहा है, किसके केस में, तो उस वक्त इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका, इसके केस में, फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, m/1, बोलो ना, यहाँ 2 कर रहा है तो इसके केस में कितना हो जाएगा, और यहाँ 3 कर रहा है तो कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट। समझ में आया कुछ, नहीं आया समझ में आया, ये सवाल पूछा जाता है, याद रहेगा अच्छे से। अच्छा, अगर मान लीजिए हम आपको सवाल थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि H2PO2 है, H3PO2 है, और इसका रिएक्शन 1 मोल NaOH से कराया, इसका रिएक्शन 2 मोल NaOH से कराया, इसका रिएक्शन 3 मोल NaOH से कराया, बट इसकी कैपेसिटी कितना है H प्लस देने की, 1 ही है ना, बोलो, तो बस इससे रिएक्शन होगा और ये बना देगा NaH2PO2, बोलो, बोलो ना यार, 2 मोल भी डालोगे तो क्या बनेगा, NaH2PO2, 3 मोल भी डालोगे तो क्या बनेगा, अरे बोलो ना यार, H2PO2। ऐसा क्यों, क्योंकि सर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, नहीं आया समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा जगह रहना होगा, इसलिए इसका आंसर घूम फिर करके क्या होगा सारे केसेस में, इन ऑल केसेस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इसका आंसर एक ही है, m/1। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कुछ भी दे सकते हैं नॉलेज में, अब बस आपको होना चाहिए, ठीक है। अब एक जगह मैंने बताया था कि बेसिसिटी निकाला जाता है जहां पे OH माइनस गेन करे, क्या करे बोलो, OH माइनस गेन करे, नहीं है समझ में, तो वो मैं आपको जरा दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। बोरिक एसिड का नाम सुना आप लोगों ने, BOH H3PO3, तो H3PO3 में होता क्या है, यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ BOH4 के ऊपर माइनस, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो बहुत सारा लड़का करेगा क्या, सर m/4 होगा, जो कि क्या है, जो कि क्या है, गलत है, बोलो ना, नहीं है समझ में आ रहा है। यहाँ देखो मेरे हाथ की तरफ, ये BOH ऐसे है, पहले ये BOH फुल थ्राइस था, इसके पास वैकेंट और वाइटल है, इसने क्या किया कि एक OH माइनस को अपने यहाँ ले लिया, बोलो, तो लोन पेयर एक्सेप्ट किए, OH माइनस कितना एक्सेप्ट किया, 1 या 2, तो बेसिसिटी कितनी हो गई, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आना चाहिए, m/1, दिस इज करेक्ट, समझ में आ गया, बोलो ना। अच्छा, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 होता है, नंबर 2p1, चलिए एक्साइटेड स्टेट में अगर चला भी जाता है, जब ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक यहाँ और एक यहाँ था, तो भी एक p ऑर्बिटल खाली है कि नहीं, तो इसी खाली ऑर्बिटल में हमारा क्या चला जाता है, OH माइनस, बात समझ आ गई, नहीं आ समझ में, अरे आया नहीं आया, तो 4 लिखोगे या 1 लिखोगे, तो नॉलेज होना जरूरी है ना, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे जल्दी फटाफट।
जल्दी कीजिए फटाफट, तेजी से मैं आपको सिखा दूँ ये वाली चीज़। उसके बाद नॉर्मेलिटी पढ़ा के, मिली इक्विवेलेंट पढ़ा के खेल कर, अब पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे फास्ट। और बात कर लूँ पहले सर से, ऐसे चलने दो, जितना पढ़ लो अच्छा से पढ़ लो, है ना, बाकी बात बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं। मैं तो अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। भाई एनसीईआरटी में जितना टॉपिक हो तो टच करना ही चाहिए कम से कम, है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, ये मिटा दो, ये वाला उतार लीजिए जल्दी। खेल रहा है जी, खेल रहा है, नहीं पीछे खेल रहा है, नहीं। चलिए साहब आगे देखिए, तो है अगर छूटे पड़ेगा तो लिख लेना, हमको पढ़ाने का। अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप पढ़िएगा बेसिसिटी के बाद एसिडिटी। बेस किसे कहते हैं, देखो तो, बेस, बेस इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसि, क्या बेटा, एसिडिटी, एसिडिटी, क्या, एसिडिटी। नहीं आसान है, अब देखना यहाँ जरा एसिड के बाद बेस किसको कहा जाता है, बेस उसको कहा जाता है जो रिलीज, हाँ, रिलीज OH माइनस इन वाटर, ये शर्त है, बोलो। दूसरा एक्सेप्ट प्रोटोन यानी H+, समझ में आ गई बात। अगर ये H+, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट कर रहा हो कोई तो वो बेस कहलाएगा। जैसे NH3 के पास लोन पेयर है, बोलो, ये ऐसे इसके पास जोड़ेगा तो क्या बना देगा, NH4+, बोलो ना, तो ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, समझ में आ गई बात, नहीं ऐसा। तो जो भी H+ एक्सेप्ट करता है तो वो बेस कहलाएगा। तीसरा क्या होगा, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या कहलाएगा, अरे बोलो ना, बेस कहलाएगा, समझ आ गई बात। जो डोनेट करेगा वो बेस कहलाएगा। तो वो कब डोनेट करेगा वो भी सुन लीजिए। अगर किसी के पास लोन पेयर है या किसी के पास माइनस है, अगर उसने डोनेट कार्बन को कर दिया, इसको, तो फिर उसका नाम पड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्या पड़ जाएगा बोलो। और अगर उसने कार्बन के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया या स्पेसीज को, तो दैट इज कॉल्ड बेस। समझ में आ गया, नहीं आया, समझ में आ गया। ये कोई जरूरी किसी को दे, किसी और को भी दे, तो दैट इज कॉल्ड बेस। बात समझ में आ गई, नहीं आया, समझ में आ गया।
तो यहाँ पे ये वाला स्पेसिस बेस उस समय कहलाएगा जब कार्बन का अलावा किसी को दे। अगर कार्बन को दे दे तो उसका नाम न्यूक्लियोफाइल है, परंतु है एक तरह का बेस ही, बोलो ना। बस ये ऑर्गेनिक में हम आपको डिफरेंस बता देंगे। अब सुनिए, जो जितना बेस देगा, जितना OH माइनस देगा, उसकी एसिडिटी उसी हिसाब से काउंट होगी। सो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्या, OH माइनस रिलीज। तो जैसे NaOH में बताओ कितना होगा, पानी में अगर डालते हैं तो 1 OH माइनस देगा, बोलो। और अगर MgOH ले लें बेटा, नहीं है समझ में यार, MgOH 2 OH माइनस, बोलो। और अगर B लिख के OH होल्थराइज कर दें, ये कितना देगा? अभी पढ़ाया था ना ऊपर, हैं? वो ले रहा था कि दे रहा था? ले रहा था ना, तो क्या हुआ आंसर? 0। अरे इम्तिहान में आया है ये, ऐसे ऐसे H3PO3, बोलो। और ये एसिड है बेटा, OH OH OH, पैकेट ऑर्बिटल है, बोलो। तो बजाय के तीनों देने के, दिखता ऐसे है पर देता थोड़ी नहीं है, समझ में, बोलो ना। इसलिए इम्तिहान में आता है। राइट एंड प्लीज फास्ट। अगर ये लिख के आता ना बेटा ऐसे, ये कितना OH माइनस देगा, इसकी एसिडिटी कितनी होगी? अगेन आंसर, क्योंकि इसने दिया थोड़ी है, इसने तो लिया है, बोलो यार। चलो लिखो। डन, आगे बढ़े। देखिए आगे, इक्विवेलेंट वेट, ये टॉपिक ओवर हुआ। अब आइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन जान लीजिए, क्योंकि जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में?
बोलो ना, ये ध्यान में रखना आप। अब सुनिए गौर से आप, m के ऊपर क्या है 4 माइनस, m के ऊपर क्या है 2 माइनस, m के ऊपर क्या है बेटा 2 0, यहाँ पे क्या देगा 0, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, तो 2 प्लस 2 और लॉस करें तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। आप क्या देख रहे हो, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको कहा जाता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लॉस है देखो, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, बोलो तो कंटिन्यू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जहां पर लॉस से हॉस हो रहा हो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और फिर इसी का उल्टा जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो यानी हॉस से लॉस हो रहा हो उसे हम रिडक्शन। अब आप देखिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और कितना गेन करेगा, उसको बोला जाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं, या दैट इज कॉल्ड फैक्टर। क्या कहलाता है, तो हम लिखेंगे यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या n फैक्टर, क्या n फैक्टर इज इक्वल टू, सी एवरीबॉडी क्या होने वाला है, हॉस माइनस ऑलवेज लॉस करेंगे, राइट से लेफ्ट नहीं किया जाता है, समझ आ गया, क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है, और ये मैसेज देता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बताता है, कंसेप्ट समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो ठीक है, यहाँ देखो गौर से देखते हैं, समझ में आ गई बात। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास Cu+2 से Cu है, यहाँ क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, भाई हाई से लो हो रहा है ना, तो हाफ से लॉस को क्या बोलते हैं रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है इसलिए कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो समझ में आ गया। अब इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो हाई माइनस लो 2 माइनस 0, बोलो ना आंसर 2 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो m/2 हो जाएगा, कंसेप्ट समझ में आया। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना हो तो उसका मोलर मास बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं, समझ में आ गया, नहीं आया समझ। तो यहां बताओ, यहां पर अगर हम ले लें Cr2O7 2 माइनस और यहाँ लिखा हुआ है क्रोमियम 3+, मैंने पूछा कि इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले एटम बैलेंस किया जाता है, तो यहाँ 2 से क्या कर दिया, यहाँ पे टोटल कितना आ गया और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ गया, तो 12 में से 6 गया, कितना आया 6 उधर लिखते हैं जिधर चार्ज ज्यादा होता है, बोलो तो ये लिख दिया, अरे बोलो ना, इसी को बोलेगा ना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 12 माइनस 6, बोलो आंसर है 6 इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन हो गया। अब बताओ यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या लॉस, क्या आ रहा है गेन का मतलब रिडक्शन, तो कौन सा एजेंट होगा ये ऑक्सीडाइजिंग, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा m/6, आगे समझ नहीं आ समझ, यहाँ बताइए आपके पास ऑक्सीजन है और ये बदल गया 2 माइनस में, तो इसके ऊपर न्यूट्रल होता है, जो एलिमेंट होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, हाई कौन है, उसके बाद कौन है लो, आंसर कितना है ऑलवेज 1, बोलो ना, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया कि गेन किया, लॉस किया, लॉस जब किया तो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, इसलिए कौन सा एजेंट कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/1, बोलो ना, छापो जल्दी, छापो जल्दी फटाफट।
निपटाया जाए। लिखिए, ये ओवर हो गया, ठीक है। अब आप इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पे हेडिंग दीजिए आप लोग, लिखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। गिव हेडिंग प्लीज, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ क्या बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आगे बढ़े। इसका सिंपल डेफिनेशन है, आपको जब भी निकालना हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आप ये लिखिए, मास गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्या लिखेगा बोलिए, बस। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम। फॉर एग्जांपल, अगर इम्तिहान में क्वेश्चन आ जाए कि 4.9 ग्राम H2SO4 का बताओ कितना ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वो कहाँ चला जाए। इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होता है, पूरा मोलर मास 98 होता है, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 49 से करके ये डिवाइड होकर के कितना आ गया, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, समझ में, ठीक है ना, नोट करो। इसलिए अब हम आपको नॉर्मलिटी बताएंगे कैसे डिफाइन करें। नॉर्मलिटी ब्रैकेट में n, दिस इज द नॉर्मलिटी। बोलिए, नॉर्मलिटी होता है बेटा द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ क्या बताएं, सॉल्यूशन कॉल्ड क्या बताएं, नॉर्मलिटी। दैट इज कॉल्ड क्या बताएं, n। नॉर्मलिटी इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय क्या बताओ, टेम्परेचर, ठीक है बेटा, इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। चूंकि आप जानते हो कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मलिटी। बोलो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो नॉर्मलिटी क्या होगी, घटेगी। अब हम डेरिवेशन नॉर्मलिटी का बता रहे हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे बता। बेटा देखो, मेरे पास एक कंटेनर है, ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या चीज है बच्चों, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया हुआ पता है, V लीटर। कितना बेटा, V लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, V लीटर। अब यहां पर आपको क्या करना है पता है, इसमें लिखना है x ग्राम इक्विवेलेंट,
ऑफ सॉल्यूट लेना है। क्या लेना बोलो, मान लो सॉल्यूट ए बी है, बोलो। तो हमारा डेफिनेशन कहता है कि V liter solution contains X gram equivalent of solute, बोलो बोलो। लेकिन डेफिनेशन कह रहा है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर में जितना होगा। तो ये V लीटर है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1 लीटर में कितना हो जाएगा। तुम बहुत लिख रही हो, क्या बात है, पीछे क्यों लिख रही हो, जिंदगी भर लिखते रह जाओ बेटा, होगा कुछ नहीं, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप नहीं समझने पे ध्यान दीजिएगा तो कोई मतलब ये मत सोचिए कि यहाँ से लिख के चले जाइएगा तो आपने कोचिंग कर लिया और आपका हो जाएगा, नेवर। आप कुछ मत लिखिए लेकिन समझ के जाइए। समझने वाले बच्चे का होता है, लिखने वाले बच्चे का कभी सिलेक्शन हुआ नहीं आज तक, इसलिए प्लीज दोबारा मत कहलवाइए। एक्स वाई जब लिख लें तब जल्दी जल्दी छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात अगर छूट गई तो खेल खत्म। दिस इज V लीटर और ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसी को हम नॉर्मेलिटी कहते हैं, राइट। सो नॉर्मेलिटी बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, x इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये एक फॉर्मूला हुआ तुम्हारा। और ये अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नॉर्मेलिटी पे वॉल्यूम इन क्या लिखोगे तुम, बोलो जल्दी से, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम इन लीटर, ये दूसरा हो गया तुम्हारा, समझ आ रही है। अब आप आ जाइए आगे, अगर इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ये दोनों बात सॉल्यूट के लिए कहा जाता है, किसके लिए, और यहां पर आ जाएगा बेटा वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है, W बटा इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम आपका ml में है तो 1000 से भाग देंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1000 लिखोगे तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, समझ में आया, इसी को नॉर्मेलिटी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो कोई भी सवाल आप इस पर बना सकते हैं, इससे सवाल पूछा जाता है, कंसेप्ट समझ में आ गया। एक तो ये बात होगी। अब आप आगे देखिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले आप समझ लें, नहीं मिटाऊंगा मैं, आप ध्यान से पहले देखिए। ये जल्दी जल्दी मिटाने के चक्कर में आप लोग लिखना शुरू करते हैं। रिजल्ट इज 0। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी, ठीक है। चलो मोलारिटी बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, बोलो, और इनटू क्या, वॉल्यूम इन लीटर। थोड़ा और आगे बढ़े, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलारिटी बाय फैक्टर। नहीं आया समझ में, अरे आया मोलारिटी बाय फैक्टर कि नहीं आया, फैक्टर बोले तो एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब चीज ये क्या हो गया, n इक्वल टू वेट बाय मोलर मास, दिस इज मोलर मास। तो वेट बाय मोलर मास को मोल कहते हैं। नीचे y में फैक्टर था तो फैक्टर ऊपर चला जाएगा, बोलो, अब बटा वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा, बोलो, और मोल अपन वॉल्यूम इन लीटर को क्या कहते हैं, बस मोलारिटी इनटू क्या हो गया, फैक्टर। समझ नहीं आया समझ। अब यहां से एक क्वेश्चन है, देखिए साहब, मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मोलारिटी 1 है, और सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1/2 ml, और डेसी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1/10 ml, और डेका मोलर सॉल्यूशन का अर्थ होता है 10 ml, बोलो, और सेंटी मोलर सॉल्यूशन का अर्थ है m/100 है, बोलो, नहीं आ समझ में यार, बोलो ना यार, ये ध्यान दो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द मोलर
टू A 1N, the molar H2SO4 solution, the molar H2SO4 solution is equal to, see everybody please, 1 by n, 0.5 n, C 2n, D n by 2. Try to give the answer. अब आप नोट कीजिए आराम से और आंसर में देने की कोशिश कीजिए। नहीं बता पाए आप लोग, क्या होता है? हैं? हैं? या क्या होता है? अच्छा n by 2 एक ही बात है। और तो ये तो गलत है। हाँ? पक्का? यस। देखिए कैसे, मोलर का मतलब 1n बोलो और उसको नॉर्मेलिटी में H2SO4 के लिए चेंज करोगे तो 1 इंटू फैक्टर 2 है, तो दिस इज 2n। आंसर क्या होगा? अच्छा समझ, आप लोग गणित लगा रहे थे सबसे पहले। चलिए लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन था, चलिए बताइए। आगे समझो बच्चों, क्या बात है? आज कौन सा दिन है? थर्सडे, ये जुमेरात है। हाँ जुमेरात, हंस रहा है बोल। ठीक है बच्चों, डन? नहीं उतारी, उतार लो बेटा, उतार लो, तुमको बहुत मार उतार। वो एक लड़की एक दिन आई थी, प्रभा, वो नहीं आई, वो लड़की आगे नहीं बैठी थी। तो लिख लिया? अब एक और अच्छी बात यहीं पे पढ़ाने वाला, जल्दी करो। कर लिया? एक बात बताओ, परसेंटेज मास और मोलैरिटी के बीच रिलेशन बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 dx। याद आया तो भूल गए? नीचे मोलर मास लिख रहे थे, बोलो किसका मोलर मास? मोलर मास ऑफ किसका? तो बेटा उसी तरह नॉर्मेलिटी बराबर होता है 10 dx। क्या बात है, rdx। और मोलर मास की जगह लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या? सॉलिड। राइट, ये दोनों याद रखना डायरेक्ट। यहाँ पे वहां मोलर मास आएगा, यहाँ इक्विवेलेंट वेट आएगा। क्लियर है?
क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ, लिखो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.49 ग्राम ऑफ H3PO4। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.49 ग्राम ऑफ, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.49 ग्राम ऑफ H3PO4 in 2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब, हाँ, इन 2 डेसीमीटर क्यूब, डू इट इन 2 डेसीमीटर क्यूब बनाइए, इन 2 डेसीमीटर क्यूब बनाइए, इन 2 डेसीमीटर क्यूब बनाइए, इन 2 डेसीमीटर क्यूब कितना, 2 डेसीमीटर क्यूब नहीं बना। चलिए शुरू हो जाइए, बनाइए, अच्छे से ध्यान देके बनाइए तो बन जाएगा। H3PO4 का मोलर मास 98 होता है, चलो इतना हेल्प कर दिया। H3PO4 का मोलर मास कितना होता है 98, तो मोलर मास मालूम होगा तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, नहीं बना। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.49 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49/3 और इनटू वॉल्यूम कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब। बोलो ये अगर जिसका आएगा वही आंसर दे पाएगा, और ये वाला कट गया ना ऊपर, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 इंटू 10 का पावर -2 हो गया। बोलो नहीं आया समझ में, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी नॉर्मेलिटी, यानी आप इसको कह सकते हो 0.015 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4। ये क्वेश्चन कैसे सर, क्योंकि H3PO4 का मोलर मास 98 होता है, लेकिन उसकी बेसिसिटी कितनी होती है, नहीं सॉरी गलत हो गया, यस सॉरी ये 98 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। बोलो बच्चों ऐसे हो जाएगा ना, यस, तो जल्दी में गड़बड़। अभी हमारा कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 2 से, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि सर जी 3/4, बोलो 3/4 नहीं हो जाएगा, बोला अरे यार ये कट गया, 10 का पावर -2 आ गया, ये नीचे 2 से कट गया, 2 दूना 4 हो गया, बोलो ना सही है ना बेटा, इतना नॉर्मेलिटी आ जाएगा किसका H3PO4। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 20% by mass of, calculate the normality of 20% by mass of, calculate the normality of 20% by mass of NaOH solution having density 0.05 gram per ml, having density 0.05 gram per ml, 0.05 ग्राम पर बनाओ, सही है। 10dx लगा दिया, NaOH है, बोलो तो यहाँ पे 10dx बाई इक्विवेलेंट वेट, बोलो 10 आ गया, डेंसिटी 0.05 है, बोलो, और x 20% है, इक्विवेलेंट वेट NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो 40/1, कितना आएगा आंसर 40 आएगा, 20 से 2 से कट गया, बोलो 2 × 10, 50 25 0.25 NaOH, हमारा राइट नहीं ऐसा में क्लियर है यहाँ तक, चलिए तो नोट कीजिए। बेटा आप लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ
मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट कुछ भी लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा, जबरदस्त सवाल आता है उस पर, वो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। कंसेप्ट ऑफ क्या बेटा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। एनीवे देखो तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट समझ लो यार जरा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। मिलीग्राम इक्विवेलेंट बहुत सारे सवालों का जवाब है, टाइट्रेशन में खूब यूज होता है बेटा, और क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं। मिलीग्राम इक्विवेलेंट सीख लीजिए, बहुत जबरदस्त चीज है ये। मिली इक्विवेलेंट भी बोलते हैं या मिली ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, राइट? बोलो छात्रों। सर बेटा एक बात बता दें आपको, यहाँ ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मिली ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, इसका रूल है इक्विवेलेंट वेट बटा वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू कितना लिखे हम 1000। बल्कि और अच्छे से देखिए, पहले नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बोलो क्या मैं लिख सकता हूँ, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। इस 1000 को यहाँ ला, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा कितना हो जाएगा, n इनटू वॉल्यूम इन किसमें आ जाएगा, नहीं आएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, and this is called milli। समझ में आया नहीं आया? and this is gram equivalent, that's why it is called milli gram equivalent। रुक जाइए, अभी हिलियो मत। आपने निकाला सर जी वॉल्यूम इन ml और इनटू नॉर्मलिटी इज मिली इक्विवेलेंट सर, बट हम लोग को मालूम है सर कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और नीचे वॉल्यूम इन ml और ऊपर 1000, हमारा राइट। आपने कहा कि अगर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml कर दिया जाए तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि W बाई मिली इनटू 1000 सर? बोलो ना, अरे बोलो हाँ ना ना हाँ, यस सर, वो सर, यस सर, दिस सर, दैट सर। W बाई आ गया। ओ लड़की कुछ नहीं उठाने का रहे, पढ़ाते हो मत उठा कुछ भी, गिरने दो। ये लड़की तंग करके रखती है। W बाई ए इनटू 1000 है, बोलो बोलो ना, डर गई बेचारी। नॉर्मलिटी 20 सेकेंड इधर उधर हुआ ना पढ़ाते वक्त, काम खत्म, कलम गिरे, पेन गिरे, गिरने दो एकदम। विद्यार्थी के 5 लक्षण, अल्प आर्य श्वान निद्रा बकोधरम काक चेष्टा गृह त्यागी। क्या बात है, विद्यार्थी के 5 लक्षण, अल्प आर्य श्वान निद्रा बकोधयानम काक चेष्टा गृह त्यागी। अल्प आहारी मतलब कम खाना, जो तुम्हारे डिक्शनरी में नहीं है। हाँ भाई साहब सही कह रहा हूँ। दूसरा है, इधर देखो, बात पीछे देखना, लग रहा तुम लोग खाता ही नहीं है। अल्पाहारी, यू आर फिट, इनके अंदर है वो लक्षण। श्वान निंद्रा, कुत्ते की नींद सो, जैसे तो कुत्ता उठ के खड़ा हो जाता है। तुम लोगों को खूब मारो, 2-3 हाथ मम्मी मारती है तब उठ रहा, बोलो ना यार। अच्छा, तो श्वान निंद्रा, बको ध्यान। आपने कभी बगुला को देखा? चुप हो जा, बगुला चूहिया पकड़ती है, समझ, पता नहीं किस देहात से आया है। बगुला मछली को जब पानी के अंदर अपना शिकार करने के लिए बैठता है, पानी में खड़ा होता है, तो अपने टांगों को इस कदर सेट करता है जैसे मानो वो एक लकड़ी है, एकदम चुप परिश्रम में लगा रहता है। जैसे ही मछली सामने आए, टप
स्टूडेंट को क्लास के अंदर वैसे ही बैठना चाहिए। अब मानो ना मानो, होना यही चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि गुरु का भी लेक्चर वैसे ही होना चाहिए, ये तो बात है। अगला पॉइंट हो गया, काक चेष्टा हो गया, बको ध्यानम हो गया, और स्वानिंद्रव्य अल्पाहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी पढ़ने के लिए मोह माया मम्मी पापा डैडी को छोड़ना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो गृह त्याग करने की आदत हो। अगर कहीं दूर जाके ज्ञान प्राप्त करना है तो यू शुड गो देयर। आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली तो यू शुड कम। तो उससे अगर ये लक्षण है तो क्या होगा? सक्षम हैं आप। अगर ये लक्षण है तो बोलो, फिर तो बात बन जाएगी। नहीं, लेकिन अदर इंस्टीट्यूशंस में क्या हाल है? कोचिंग में, कोचिंग के टीचर क्या बोलते हैं पता है? टीएमडी फॉलो करो। क्या बोलो? टीएमडी क्या होता है सर जी? टी फॉर तन, एम फॉर मन, डी फॉर धन। अगर ये तीनों अवेलेबल है कोचिंग में तब तो कुछ पढ़ पाओगे, अदरवाइज आई एम सॉरी। तो ये टीएमडी वहां लागू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 लक्षण आप प्लीज रखें तो दाएं बाएं मुड़ना बंद। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल, कैन आई राइट? अब हमारा सफर आगे तय हो रहा है। देखिए आपको सिखा रहा हूं। क्या अभी आपने गरम गरम पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है गुरुजी फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए? नॉर्मेलिटी को ट्रांसलेट कर दिया, मोलैरिटी इनटू फैक्टर बोल रहे हैं। अब हम मोलैरिटी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। सी एवरीबॉडी प्लीज, फैक्टर इनटू मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम इन लीटर, बोलो ना। और यही अगर हम वॉल्यूम इन एमएल कर दें और ऊपर 1000 लिख दें तो आप लड़िएगा क्या? बात एक ही है ना। और इनटू फिर क्या आ गया बताइए? वॉल्यूम इन एमएल, एमएल क्या नहीं है समझ में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फैक्टर इनटू नॉर्मेलिटी को क्या? ये मास बाय मोलर मास, बोलो ना। और इनटू क्या बेटा? इस पर बेस्ड सारे सवाल, कितने सारे सवाल यहां से लेके यहां तक, ये सब आपस में भाई भाई हैं, सब बराबर है। समझ आ रहा है? एक स्पेसीज का ये और ये दिया रहेगा तो दूसरे का ये निकल जाएगा, तीसरे का फैक्टर निकल सकता है। कहीं पे ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, ये दिया तो मोल निकल जाएगा, बोलो ना। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। समझ में आ रही है बात हमारी? ये होता है यहाँ पे। कुछ समझ में आया क्या? और मजा आएगा जब इस पे कुछ प्रश्न करवाऊंगा, राइट? तो चलिए छापिए, मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, नोट कीजिए। तो बोलो ना, हंस रही हो। मुझे लगा तुम लिख के हंस रही हो, मुझे क्या मालूम तुम मेरे ऊपर हंस रही हो। कौन है? क्या बात है?
हो गया बच्चों? क्वेश्चन बनाया जाए, लिख लिया ना? कितना टाइम लगा? लिखो क्वेश्चन, फटाक से आंसर दो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, हरी अप प्लीज। मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोला मैंने? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 is of 200 ml 200 ml 200 ml of M/2H2SO4। यह है क्वेश्चन। इसका मिली इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है छात्रों क्या निकालना है? बहुत 1 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। मिली इक्विवेलेंट यही है ना? बोलो, इसमें क्या चीज दिया हुआ है? वॉल्यूम इन ml बोलो, और मोलारिटी, और यहाँ पे फैक्टर। देखो तो, वॉल्यूम, फैक्टर, मोलारिटी। हमारा एक सवाल बन गया। अरे बन गया नहीं बन गया? बता आंसर बता। 202 M/2 कट गया, आंसर इज 200 मिली इक्विवेलेंट। बल्ले बल्ले, नहीं आ समझ में? सोच रहा है? हो गया ना? अभी और चलो, थका आगे बढ़ो, ये तो घंटों लग जाता निकालने। जल्दी आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन, मिली इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट ऑफ जल्दी करो। कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इन, कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट ऑफ, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो, NaOH इन 40 ग्राम NaOH। इन कितना ग्राम? अरे इन कितना ग्राम? 40 ग्राम NaOH। ये देखो, दिस 40 ग्राम मोलर मास NaOH, फैक्टर 1। बोलो, बन गया सवाल? अरे नहीं बना? फैक्टर 1 हुआ, और ये कितना ग्राम? 40 ग्राम है ना? और नीचे भी 40 होगा, और यहाँ 1000 हो गया। आंसर इज 1000। क्लियर हुआ? टाइम लगा क्या? आगे बढ़ो। अगला सवाल इंटरेस्टिंग है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, फाइंड द number of molecules, find the number of molecules of H2SO4 in 500 ml of N/2H2SO4 solution, in 500 ml of N/2H2SO4। समझ आया? अरे समझ में आया? क्या क्या दिया बताओ, क्या पूछ रहा है बताओ पहले। एक मिनट। दिया क्या है बोलो? नॉर्मलिटी। दिया क्या है? वॉल्यूम। यानी क्या नॉर्मलिटी और वॉल्यूम क्या हुआ है? अरे ये दिया है, बोलो ना यार। और पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे, बोलो। मोल में एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा? नंबर। हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो तो बच्चों, फैक्टर इनटू मोल के जगह नंबर इनटू एवोगाड्रो नंबर। बोलो ना? नहीं आ समझ में यार? तो मोल इनटू और इनटू क्या हो जाएगा? n के जगह x by क्या हो जाएगा? x by एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x इज द नंबर और इनटू 1000। एक मिनट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml बराबर फैक्टर इनटू मोल और इनटू क्या है बेटा? 1000। यही है ना? और यहाँ फैक्टर इनटू नंबर बटा क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर। बोलो बच्चों, नहीं है समझ में यार? तो नॉर्मलिटी बताइए 1/2, वॉल्यूम बताओ 500 ml। बोलो, फैक्टर कितना हो गया? 1, x by एवोगाड्रो नंबर इनटू 1000। 500 से कट गया, ये 1000 2 हो गया। बोलो, नहीं आया समझ में यार? अभी आया नहीं आया? कौन है? H2SO4 है तो 2 हो जाएगा। यस, फैक्टर 2 आ गया। बोलो, और ये 2 और ये 2 कैंसिल। नहीं आया समझ में यार? तो 2Na बराबर x आ गया। दिस इज आंसर। रुक जा, तो एक मिनट रुक जा, चलो को बता रहा है। अभी रुक जा। ये ऐसे था? अरे रुक जा, ऐसे था?
अरे ऐसे ही था ना, फैक्टर कितना था, ये कितना है निकालना है, ये 1000 है, ओके कोई बात नहीं देख लेते हैं। और ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ 2 कट गया, ओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस। तो ये हो जाएगा हमारा 2ma = 4x। नहीं समझ में यार, फिर 2 से 2 कटा दो तो सीधे ये क्या बन जाएगा हमारा x बराबर एवोगैड्रो नंबर बटा 2, इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा, राइट। यही था ना, छापो। ये गलत है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो गया, ये भी 1 = 8x, अब बाई लेने हो जाएगा ना, गुड। तो 8x = na, 100% करेक्ट है, na/8। आगे क्वेश्चन, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, बोलो। FeSO4 ब्रैकेट में 1 मोल है, जल्दी छापो फटाफट। FeSO4 ब्रैकेट में 1 मोल, आज जो नहीं आया गया काम से। FeSO4 ब्रैकेट में 1 मोल, यानी FeSO4 का 1 मोल लिया। FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, क्या बेटा, KMnO4। प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज Mn+2 and Fe+3। क्या है बोलो, Mn+2 और, अरे बोलना, Mn+2 और Fe+3। द मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, अरे मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, FeSO4 इज। इसमें रिएक्शन लिखना है, आपको रटना नहीं है, रिएक्शन लिख दीजिए फटाफट, जैसे बोल रहा है वैसे उतार दीजिए, जैसे बोल रहा है वैसे उतार दीजिए, वैसे उतार दिया ना। FeSO4 प्लस KMnO4 लिखो, क्या लिखो, FeSO4 प्लस क्या बेटा, KMnO4। यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ये +7 में है, और ये Fe+3 और यहाँ पे Mn+2 में बदल गया। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज Mn इतना, मिली इक्विवेलेंट है, यानी इसका मिली इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है बेटा, लेकिन इसका दिया क्या चीज है, 1 मोल। क्या दिया है बोलो, तो मिली इक्विवेलेंट में आपने लिखा था फैक्टर इनटू मोल इनटू, क्या लिखा था बोलिए फॉर्मूला, फैक्टर इनटू मोल इनटू 1000, ये लिखा था ना। अब ये बराबर हो जाएगा बेटा, अब आपको दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, Mn+2 और Fe+3, बोलो ना। तो मिली इक्विवेलेंट आपको बताने का, तो ये भी कितना मोल है, जब ये 1 मोल है तो ये भी कितना मोल टूटेगा बोलो, Fe+3 टूटेगा ना बेटा। नहीं यार समझ में आया, नहीं आया। तो यहाँ आप क्या करने वाले हैं, यहाँ आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, मिली इक्विवेलेंट, इसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो फिर ये सारा नियम इसके लिए थोड़ी लगेगा, तो निकाल लेंगे इसके लिए। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या ले लें, FeSO4 = फैक्टर इनटू n इनटू क्या बेटा 1000। अब हमें जल्दी से बता दो कि ये Fe+2 जब Mn में इसमें चेंज में हो रहा है तो कितना से चेंज कर रहा है, 1 से। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, और यहाँ कितना आ गया, एंड दैट इज योर आंसर। उतार लो 1000। दूसरा सवाल, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, जल्दी करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.2 mH2SO4, 0. क्या बेटा 2 mH2SO4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.2 mH2SO4 कंज्यूम्ड बाय 20 ग्राम ऑफ NaOH। कंज्यूम्ड बाय क्या, अरे कंज्यूम्ड बाय 20 ग्राम ऑफ NaOH। बेटा एक तरफ आपको लिखना है मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH और दूसरी तरफ लिखना है मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब बताइए इसके मिली इक्विवेलेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2SO4।
तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आएगा। नहीं आया समझ में? यहाँ वॉल्यूम इन ml में आएगा, बोलो। अभी पढ़ाया था ना, ये H2SO4 का वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि मोलैरिटी क्वेश्चन में दिया है, फैक्टर मेरे को मालूम है, फैक्टर 2 हो जाएगा और मोलैरिटी दिया 0.2 है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इसका ग्राम दिया हुआ है। तो अभी आपने पढ़ा था ना फैक्टर इनटू वेट बाय मोलर मास, तो 20 बटा मोलर मास का मतलब कितना हो गया 40 और इनटू कितना, याद आया सबको? सवाल बन जाएगा यहाँ से, वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा, बना लो। फैक्टर यहाँ NaOH का कितना होगा बेटा? दिस इज योर आंसर। बताओ आंसर कितना है, जल्दी से जल्दी से आंसर बताओ। हट 200 हट, सही करो जल्दी। ये जीरो कैंसिल, चार और ये 0.4 इंटू वी इन एम, तो ये हो जाएगा V बराबर 4 25 20, 500 ना, 4 25 20 500, सीधे 500 हो जाएगा। तो V बराबर 500 बटा 0.4, यानी कि ये 5000 और 4 से डिवाइड करा 1200। आगे समझ में कह रहा है 200 300 1000 400 500 गिनती गिना रहा है। थैंक यू वेरी मच। आज की सभा हर बार गुरु थोड़ी गलत हो, समझ लिया? अच्छा लगा पढ़ा।